हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय हिंद दोस्तों हम मध्य प्रदेश की परीक्षा धाम की बुक को डिस्कस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश परीक्षा धाम की बुक है ये। मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो एमपीपीएससी एवं मध्य प्रदेश की अदर स्टेट लेवल जो भी एग्जाम है, वनडे एग्जाम हो गया और एमपीपीएससी, इनमें अगर एमपीजीके यानी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस लेक्चर से आपको काम आएंगे। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, विषय सूची लिख रखी है। आज मैं चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर है 27वां। चैप्टर नंबर 27वां डिस्कस करूंगा दोस्तों। मध्य प्रदेश की जनसंख्या परिदृश्य यानी मध्य प्रदेश में हम सेंसस जो जनगणना हुई थी 2011 की, उसको डिस्कस करने वाले हैं। उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसके पहले मैंने 26 चैप्टर अपने चैनल में डाल चुका हूं, प्लेलिस्ट बना के रख चुका हूं आप लोगों के लिए, है ना। अर्थव्यवस्था, भूगोल सब कंप्लीट हो गया है। तो यहां तक कि आज हम 27वें नंबर का चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। इस एक लेक्चर में हम ये चैप्टर को पूरा कंप्लीट करवा देंगे। प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए मेरे इस चैनल को आप विजिट कर सकते हैं। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी आपको, वहां जाके बारी बारी से एक एक लेक्चर को आप देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके, आपके पास जो भी बुक हो उससे तैयारी बेहतरीन तरीके से चैंपियन बन के उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करके बार बार उसको पढ़ के उसमें आप चैंपियन बन सकते हैं और अपनी एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों तो यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। आइए शुरू करेंगे ज्यादा देरी ना करते हुए। आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इतिहास कंप्लीट हो चुका है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक डिटेल में कवर किया हूं, बिल्कुल परीक्षा के हिसाब से। आज हम चैप्टर नंबर कौन सा है? 27वां। चैप्टर नंबर कौन सा है? तो 27वां है दोस्तों। परीक्षा धाम की बुक को डिस्कस कर रहा हूं मैं। मध्य प्रदेश की जनसंख्या परिदृश्य 2011 यानी मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश की जो सेंसस हुई थी 2011 में, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, तुलनात्मक जनसंख्या का अध्ययन कर लेंगे भारत और मध्य प्रदेश के संदर्भ में, और मध्य प्रदेश की जनसंख्याओं के बारे में जानेंगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं पृष्ठभूमि। देखिए दोस्तों, पृष्ठभूमि। प्राचीन काल में भारत में जनगणना करने के साक्ष्य, प्राचीन काल में भारत में जनगणना करने के साक्ष्य चाणक्य की पुस्तक। चाणक्य को तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, महामंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, महामंत्री था। मौर्य साम्राज्य की बात हो रही है। तो इसी का नाम कौटिल्य था दोस्तों, और इसी का नाम विष्णुगुप्त था। इसी का नाम क्या था? कौटिल्य, और इसी का नाम विष्णुगुप्त मिलता है। इसकी पुस्तक है दोस्तों अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो राजनीति विज्ञान की किताब थी, जिसमें राजनीति के बारे में बताया गया था। नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन यह पॉलिटी की किताब थी दोस्तों, याद रखना है। इसमें उल्लेख मिलता है, इस पुस्तक में उल्लेख मिलता है जनसंख्या का, जनगणना का उल्लेख सबसे पहले इस पुस्तक में मिलता है, ये याद रखना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या था? कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र था, जो राजनीतिक विज्ञान की किताब थी। अगला फैक्ट डिस्कस करते हैं। भारत में आधुनिक प्रणाली के रूप में पहली बार जनगणना कार्य, भारत में आधुनिक प्रणाली के रूप में पहली बार जनगणना करने का कार्य लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में की गई थी दोस्तों। 1872 में हुई थी या की गई थी, है ना। तो लॉर्ड मेयो का शासनकाल था उस टाइम पे। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन अपने को पूछेगा, भारत में प्रथम जनगणना ब्रिटिश काल में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, याद रखना है। प्रथम किसके कारण कब हुई थी पूछेगा, तो ब्रिटिश काल में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई थी। सन भी याद रखना। ये समझ में आ गया दोस्तों। हम जनसंख्या डिस्कस कर रहे हैं, यानी जनगणना डिस्कस कर रहे हैं। जनगणना की डेफिनेशन क्या होती है? किसी देश अथवा किसी क्षेत्र के लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना एवं उससे रिकॉर्ड करना, उसे रिकॉर्ड करके रजिस्टर में रखना या उसे रिकॉर्ड करके रखना जनगणना या सेंसस कहलाती है दोस्तों, है ना। जनगणना या सेंसस कहलाती है। तो सबसे पहली कब हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुई थी। उसके बाद भारत में विधिवत रूप से, उसके बाद भारत में विधिवत रूप से जनगणना कार्य रिपन, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में यानी 1881 में हुई थी दोस्तों। 1881 में हुई थी। तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी नियमित रूप से, नियम कानून के हिसाब से। तो समझ में आ गया। भारत में विधिवत रूप से, विधिवत रूप से का मतलब है दोस्तों यहाँ नियमित रूप से, नियम के हिसाब से, है ना। नियमित रूप से जनगणना का कार्य लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में हुई थी। जैसा पूछेगा वैसा जवाब देना है ना। पहली पूछेगा तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में, नियमित या विधिवत रूप से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में।
जो वर्तमान समय में 10 यानी वर्तमान समय के में भी प्रति 10 वर्ष पर किया जाता है। तो जनगणना प्रति 10 वर्ष के अंतराल में होती है दोस्तों, हर 10 साल में होती, दशक वाली होती है, ये 10 साल में एक बार होती है जनगणना। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। 11 जुलाई को प्रतिवर्ष जनसंख्या नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जागरूकता फैलाने के लिए कि जनगणना के बारे में सबको पता रहना चाहिए, जनगणना बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जाए, तो विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस के रूप में 11 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखना है, 1 और 1 11 है ना, तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये याद रखना है। और 1881 में जब जनगणना हुई थी तो उस टाइम पे जनगणना आयुक्त डब्ल्यू प्लोडन थे, नाम याद रखना इनका। आगे बात करते हैं अपन मध्य प्रदेश का अस्तित्व 1956 के बाद। मध्य प्रदेश का अस्तित्व कब आया? 1 नवंबर 1956 के बाद 2011 की जनगणना प्रदेश की 6वीं जनगणना है दोस्तों, 6वीं जनगणना है, याद रखना है, मध्य प्रदेश की 6वीं जनगणना है। तो 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी, देश की यानी 15वीं जनगणना थी। टोटल देखें तो 15वीं जनगणना थी, जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी और 1956 के बाद मध्य प्रदेश की 6वीं जनगणना थी। 1956 के बाद मध्य प्रदेश की 6वीं जनगणना थी दोस्तों, है ना। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी दोस्तों, याद रखना है, क्वेश्चन आता है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। उस समय जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी थे। समझ में आया क्या बताना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे? मध्य प्रदेश के अस्तित्व के बाद, यानी 2011 की जो जनगणना है, ये अगर 1951 में पहली हुई थी तो वैसी देखे तो 15वीं जनगणना थी, और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, और मध्य प्रदेश की 6वीं जनगणना थी। ये याद रखना है ये फैक्ट को। तो समझ में आ गया। जनसंख्या संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 246 में दिए हुए हैं दोस्तों, है ना। अनुच्छेद 246 में जनसंख्या संबंधित प्रावधान यानी जनगणना संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 246 में दिया हुआ, याद रखना है। जनगणना संघ सूची का विषय है, पूछा जा सकता है। किसका विषय है? संघ सूची में शामिल है। जनसंख्या जो है संघ सूची का विषय है। संविधान की अनुसूची 7वीं में शामिल है, 7वीं अनुसूची में शामिल है। संविधान की अनुसूची 7वीं में शामिल है और संघ सूची का विषय है, क्योंकि 7वीं अनुसूची में 3 विषय दिए हुए हैं, संघ केंद्र राज्य, यानी संघ सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची। तो संघ सूची का विषय है, याद रखना है, संघ सूची का विषय है। मध्य प्रदेश की पहली जनगणना 1961 में हुई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश की पहली जनगणना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। मध्य प्रदेश की जनगणना जो है, मध्य प्रदेश की जो जनगणना है 6वीं है, तो 1961 में पहली हुई थी, 1971 में हुई 10 साल बाद, फिर उसके 10 साल बाद 1981 में हुई थी, फिर 1951 में हुई थी, फिर 2001 में हुई और 2011 में हुई है जो वर्तमान वाली 2011 की जनगणना हम डिस्कस कर रहे हैं। समझ में आ गया? एक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे सामने के जो परीक्षा में आते हैं डायरेक्ट, तो आपको बताने की मैंने कोशिश किया। इनको याद भी रखना है सबको। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश की आबादी धर्म के अनुसार, यहाँ पे कौन से धर्म निवास करते हैं, धर्म के अनुसार उनकी कितनी आबादी है। तो उसमें से अपने को सिर्फ यहाँ पे ये प्रतिशत देख लेना है बस, ये पूछे तो नहीं जाते, है ना, ये प्रतिशत, और इनको एक बार देख लेना है बस। तो देखो प्रतिशत देख लेते हैं अपन। हिंदू सबसे ज्यादा है 90.89%, यानी 90.89% यहाँ पे हिंदू धर्म के लोग निवास करते हैं, जिनकी जनसंख्या इतनी है, देख लो बस। मुस्लिम कितने हैं? तो 6.57 मुस्लिम आबादी निवास करती है, मुस्लिम धर्म समुदाय के लोग निवास करते हैं। ईसाई धर्म कितने हैं? 0.21 सिख धर्म के हैं। बौद्ध धर्म के कितने? 0.30। जैन धर्म के कितने हैं? तो 0.78। अघोषित कितने हैं? 0.13। अन्य कितने? 0.83। उसके बाद कुल कितने हैं? तो 100%। आगे समझ, इसको देख लो, इसको एक बार देख लो, इसको देख लो, बस पता होना, बस आते नहीं पेपर में, आ भी सकता है, प्रतिशत आ सकता है बस। महाविभाजक वर्ष देखो दोस्तों, महाविभाजक वर्ष इंपॉर्टेंट है, जिसको ग्रेट डिवाइडेड ईयर कहते हैं। देखो अब महाविभाजक वर्ष दोस्तों, जिसको इंग्लिश में ग्रेट डिवाइडेड ईयर कहते हैं, यानी यहां से बदल गया था, डिवाइड हो गया था, इसलिए इसको बोलेंगे हम। तो भारत में 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी, और यही वर्ष महाविभाजक वर्ष कहलाता है। यानी 2021 के बाद भारत की आबादी
बढ़ती चली गई। 2021 से पहले कभी हमारी जनसंख्या बढ़ जाती थी, उसके पहले बढ़ जाती थी, फिर घट जाती थी। तो कभी देखो 1921 के पहले कभी बढ़ जाती थी, कभी घट जाती थी, लेकिन कभी बढ़ती थी 2021 यानी 1921 के पहले कभी बढ़ती थी, कभी घटती थी। इस वजह से क्या हुआ, फिर 1921 के बाद बढ़ती गई, है ना। जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही और फिर बढ़ती गई, तो इसको महाविभाजक वर्ष कहते हैं दोस्तों। क्या कि यहां से विभाजित हो गया था, है ना, न्यूनतम रही, पहले बढ़ती थी, फिर घटती थी, फिर यहां न्यूनतम रही, इसलिए इसको महाविभाजक वर्ष कहते हैं। तो याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 1921 का वर्ष महाविभाजक वर्ष यानी ग्रेट डिवाइडेड ईयर था। उसके बाद भारत में क्या होता है, लघु विभाजक वर्ष आता है, जिसको माइक्रो डिवाइडेड ईयर कहते हैं। माइक्रो डिवाइडेड ईयर ये भारत में 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही, उसके बाद क्या हुआ, अधिकतम रही, उसके बाद अधिकतम ही रही, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो लघु विभाजक वर्ष, इसे लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो ये दोनों याद रखना है अपने को, 1921 वाला भी याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, इसको महाविभाजक वर्ष, और लघु विभाजक वर्ष 1951 वाला को कहते हैं। दोनों सन को याद रखो और इनको क्या कहते हैं ये याद रखो, परीक्षा में आते हैं दोस्तों। उसके बाद 10 लाख आबादी वाले मध्य प्रदेश के शहर देख लेते हैं। ये एक बार एमपीपीएससी और व्यापम की एग्जाम में भी आ चुका है। तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिले ऐसे जिनकी जनसंख्या 10 लाख के ऊपर है दोस्तों, जिनकी जनसंख्या 10 लाख के ऊपर है। इंदौर जिले की सर्वाधिक है, 21.67 लाख यहाँ की जनसंख्या है। पर्सनल एक जिले की बात हो रही है, तो पर्सनल एक जिले की 21.67 लाख कहाँ की जनसंख्या है, इंदौर की है। भोपाल की 18.83 लाख, जबलपुर की 12 लाख है यानी 10 लाख से ऊपर है, और ग्वालियर की 11 लाख है ना, 11 लाख है। लेकिन एक बार ऑप्शन दिया था उसने उज्जैन ऑप्शन दे दिया था। इनमें से किस जिले की जनसंख्या 10 लाख से कम है, अधिक है पूछा था, तो उज्जैन की 7 ही लाख है दोस्तों। उज्जैन की कितनी है, इंदौर के पास उज्जैन की 7 लाख जनसंख्या है, तो याद रखना है। तो ये कुछ जिलों के नाम हैं जो 10 लाख के ऊपर जनसंख्या वाले हैं, इनके नाम याद रखना है, कम से कम 4 नाम तो अपने को पता होना है ना। इसके अलावा और जिले हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख के ऊपर है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट जिले हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख के ऊपर है। अब ये देखो यहाँ पे तुलनात्मक जनसंख्या अध्ययन देखेंगे हम 2011 की भारत और मध्य प्रदेश के संदर्भ में। देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो 7,26,26,809 जनसंख्या है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 5.99% है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 5.99% है। तो हम बोल सकते हैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो 7.26 करोड़ है। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है दोस्तों। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है। जनसंख्या घनत्व कितना है अपने मध्य प्रदेश का, तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के अंतराल में 236 व्यक्ति निवास करते हैं। जबकि भारत की जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो 842 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 882 नहीं है, 882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की जनसंख्या घनत्व है, और मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट है, दोनों का याद रखना है, दोनों का परीक्षा में आता है। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो 10 साल के अंदर में जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, 20.35%। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है। 20.35% जनसंख्या वृद्धि दर है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर बोलते हैं इसको, यानी 10 साल में बढ़ रही है, 10 साल में बढ़ रही है, इसलिए इसको 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 20.35%। भारत की कितनी है, तो 17.7%। भारत की भी याद रखना है, पूछा जा सकता है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 17.7%। लिंग अनुपात कितना है अपने मध्य प्रदेश का, तो लिंग अनुपात है 931 है दोस्तों, लिंग अनुपात याद रखना है, यानी 1000 पुरुष पे 931 महिलाएं हैं यहाँ पे। और भारत का कितना है, 943 है। भारत का कितना है, 943। दोनों का साथ में याद रखना है। पेपर में मध्य प्रदेश का पूछेगा तो मध्य प्रदेश का बताना है, भारत का पूछेगा तो भारत का बताना है। कोई भी पूछा जा सकता है, ये मत सोचो, है कि नहीं, दोनों याद रखो। उसके बाद बात करेंगे साक्षरता दर। तो अपने मध्य प्रदेश की जो साक्षरता है 70% है, यानी 69.32% है, और भारत की 73% जनसंख्या साक्षरता दर है दोस्तों। 70% है मध्य प्रदेश की, इतना याद रखना है। आगे हम डिटेल में इन सबको डिस्क्राइब करने वाले हैं और समझने वाले हैं। ये देखो यहाँ से शुरू होती है मध्य प्रदेश की जनसंख्या। दोस्तों मध्य प्रदेश की जनसंख्या में हम देखेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। तो सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में, क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में, तो इंदौर जिले में है, याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है इंदौर। इंदौर में 697 है, 697 यहाँ की जनसंख्या है दोस्तों। 32,76,600
97। यहाँ की जनसंख्या है। दूसरे नंबर में सर्वाधिक जनसंख्या है जबलपुर में, और तीसरे नंबर में सर्वाधिक जनसंख्या है सागर में। सागर के बाद चौथे नंबर में सर्वाधिक जनसंख्या है भोपाल में, भोपाल के बाद रीवा में। ये 5 जिले तो कम से कम आप याद रखिए। सर्वाधिक जनसंख्या है इंदौर में, दूसरे नंबर में है जबलपुर में, तीसरे नंबर में सागर, चौथे नंबर में भोपाल, 5वें नंबर पर रीवा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ। अब हम देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिला है दोस्तों हरदा। 2011 की जनगणना के अनुसार हरदा जिला ऐसा था जो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला था, लेकिन 51वां जिला बना आगर मालवा। आगर मालवा बनता है 2013 में 51वां जिला। अब जब जिला बना तो वहाँ की जनसंख्या निकली हरदा से भी कम, तो आगर मालवा का नाम आता है। उसके बाद 2018 में बनता है निवाड़ी जिला, टीकमगढ़ से अलग करके। तो निवाड़ी जिला जब बना तो देखे वहाँ की कि वो तो इससे भी कम है, तो बोले सबसे ऐसा बोल सकते हैं हम न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले में आता है नाम निवाड़ी का, आगर मालवा का, हरदा का। हरदा के बाद आएगा उमरिया, श्योपुर, डिंडोरी, अलीराजपुर। समझ में आ गया। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले हैं निवाड़ी, आगर मालवा और हरदा। ये तीनों को याद रखना है दोस्तों। उसके बाद मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो छिंदवाड़ा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है ना। छिंदवाड़ा बहुत बड़ा है, मैप देखना आप। उसके अलावा दूसरे नंबर में शिवपुरी है दोस्तों। छिंदवाड़ा सबको पता है, दूसरे नंबर में कौन सा है ये पता होना। तो दूसरे नंबर में शिवपुरी है, तीसरे नंबर में सागर है दोस्तों। दूसरे नंबर में क्या शिवपुरी है, तीसरे नंबर में सागर है। ये 3 जिले कम से कम अपने को पता होना। सर्वाधिक क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है छिंदवाड़ा, दूसरे नंबर में शिवपुरी, तीसरे नंबर में सागर दोस्तों। 3 कम से कम अपने को पता होना जानकारी के लिए। न्यूनतम सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो एक तो निवाड़ी सबसे कम, यानी निवाड़ी ऐसा जिला है क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा है। आया समझ? क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है निवाड़ी। तो निवाड़ी तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है निवाड़ी। निवाड़ी के बाद दूसरे नंबर में दतिया। दतिया 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे छोटा जिला था। फिर निवाड़ी का गठन हुआ 2018 निवाड़ी का गठन हुआ 2018 में, तो 18 होने के बाद यानी गठन होने के बाद छोटा हो गया सबसे, दतिया से भी छोटा हो गया। तो निवाड़ी, दतिया और भोपाल ये 3। देखो भोपाल का नंबर तीसरा है दोस्तों। भोपाल में जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन क्षेत्रफल छोटा सा है उसका, है ना। समझो इस बात को, मेरी बातों को। निवाड़ी, दतिया और भोपाल ये 3 क्रम याद रखो। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये सब यहीं से क्वेश्चन बने जाते हैं, है कि नहीं। बस इतना याद रखने का बनता है। अब बात करते हैं अपन जनसंख्या के बाद लिंग अनुपात की। तो किसी क्षेत्र में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। ये स्त्री हो गया, और पुरुष के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों में, यानी प्रति 1000 पुरुषों में गिना जाता है। लिंग अनुपात को प्रति 1000 पुरुषों में गिना जाता है के मुकाबले स्त्रियों की संख्या कितनी है उसकी इकाई माना जाता है। स्त्रियों की संख्या कितनी है उसी का इकाई को ही लिंग अनुपात कहते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश का वर्तमान लिंग अनुपात 931 है। 931 लिंग अनुपात में 1000 पुरुषों में 1000 पुरुषों में 931 महिलाएं हैं। यहाँ पे ये बात को समझने वाली है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कितना लिंग अनुपात है मध्य प्रदेश का? 931 है, याद रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले देखते हैं अपन फटाफट से। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात किस जिले का है दोस्तों? सर्वाधिक लिंग अनुपात है अपना बालाघाट जिले का। बालाघाट जिले का, है ना। बालाघाट जिले का सर्वाधिक लिंग अनुपात है, याद रखना है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले हैं बालाघाट। बालाघाट का लिंग अनुपात सर्वाधिक है दोस्तों। 1000 पुरुषों पे 1021 महिलाएं हैं। यहाँ पे ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। 1000 पुरुषों पे 1021 महिलाएं हैं बालाघाट जिले में। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है बालाघाट। दूसरे नंबर का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है अलीराजपुर, 1011। समझे? दूसरे नंबर में अलीराजपुर आता है। तीसरे नंबर में आता है मंडला। चौथे नंबर में आता है दोस्तों डिंडोरी। चौथे नंबर में आता है डिंडोरी। कम से कम 4 तो अपने को पता होना, कम से कम 4 अपने को पता होना, है ना। बालाघाट हो गया, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी, ये चारों का क्रम याद रखना है ना। ये सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो भिंड दोस्तों। भिंड है न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला, है ना। वहां पे लिंग अनुपात कम है। भिंड का लिंग अनुपात इंपॉर्टेंट है, याद रखना है 837। 837 यहाँ का लिंग अनुपात है, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 837 वहाँ का लिंग अनुपात है दोस्तों भिंड का। दूसरे नंबर का मुरैना का सर्वाधिक है, यानी लिंग अनुपात कम है। और ग्वालियर का लिंग अनुपात कम है। ग्वालियर के बाद दतिया का लिंग अनुपात कम है, चौथे नंबर में दतिया का लिंग अनुपात कम है। तो पास पास के जिले हैं सब, देख लो।
तो समझ में आ गया, न्यूनतम लिंग अनुपात वाला भिंड है, दूसरे नंबर में मुरैना है, तीसरे नंबर में ग्वालियर है, इसके बाद चौथे नंबर में दतिया है। भिंड का याद रखना है 837। अब बात करते हैं शिशु लिंग अनुपात की। देखिए दोस्तों, शिशु लिंग अनुपात की बात करेंगे। लिंग अनुपात था और ये शिशु लिंग अनुपात। तो मध्य प्रदेश का शिशु लिंग अनुपात है 918 दोस्तों, 918। तो शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष आयु समूह वाले बच्चों को शामिल किया जाता है शिशु लिंग अनुपात में। शिशु लिंग अनुपात में 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता है। प्रति हजार यानी 0 से लेकर 6 वर्ष आयु समूह बालकों पर बालिकाओं की संख्या को शिशु लिंग अनुपात कहते हैं। शिशु लिंग अनुपात कहते हैं यानी बालक और बालिकाओं के अनुपात को शिशु लिंग अनुपात कहते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश का शिशु लिंग अनुपात 918 है। 918 याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। 1000 बालिकाओं पे नहीं, सॉरी, 1000 बालकों पे 918 बालिकाएं हैं अपने मध्य प्रदेश में। ये शिशु लिंग अनुपात है, याद रखना है। अब देखिए, सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात यानी 0 से 6 वर्ष आयु समूह को शामिल किया गया है। तो सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाले जिले देखते हैं। सबसे पहले आता है अलीराजपुर। अलीराजपुर ऐसा जिला है जो शिशु लिंग अनुपात में नंबर 1 है, यानी सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जिला है दोस्तों अलीराजपुर। 978 है यहाँ का लिंग अनुपात। 1000 बालकों पर 978 बालिकाएं हैं यहाँ पर। दूसरे नंबर में डिंडोरी और मंडला आता है, तीसरे नंबर में बालाघाट और चौथे नंबर में बैतूल है दोस्तों। चौथे नंबर में 4 कम से कम याद रखना है। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जिला है अलीराजपुर, दूसरे नंबर में है डिंडोरी या मंडला, तीसरे नंबर में है बालाघाट और चौथे नंबर में बैतूल। ये कम से कम 4 याद रखें। इसके बाद न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाला जिला है मुरैना, फिर दूसरे नंबर में भिंड ग्वालियर है, तीसरे में भिंड है, चौथे में दतिया है। चौथे में क्या है? दतिया। तो 4 कम से कम याद रखें। तो न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला है दोस्तों मुरैना, याद रखना है। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला यानी न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाला जिला है मुरैना। 829 लिंग अनुपात है यहाँ का, 829 लिंग अनुपात है। जब पेपर में आता है तो कंफ्यूजन होता है, इसलिए याद रखना है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला पूछेगा, सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जिला है अलीराजपुर, न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाला जिला है मुरैना। भिंड मत समझना। बात करेंगे अगला हम जनसंख्या घनत्व की। तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1 किलोमीटर के अंतराल में 236 व्यक्ति निवास करते हैं यहाँ पे अपने मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 है, याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वाला जिला अलग है दोस्तों। जनसंख्या वाला जिला इंदौर है, लेकिन जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं भोपाल। भोपाल का जनसंख्या घनत्व है 855 दोस्तों। दूसरे नंबर में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है इंदौर। तीसरे नंबर में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जबलपुर। चौथे नंबर में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है ग्वालियर 2011 की जनगणना के अनुसार। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अपने को पूछता है ऐसा, वनडे एग्जाम में तो सिर्फ इतना पूछेगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो भोपाल याद लगाना है 855। क्रम भी पूछा जा सकता है, इसलिए क्रम भी याद रखना है। भोपाल, फिर इंदौर, फिर जबलपुर, फिर ग्वालियर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है डिंडोरी दोस्तों, मात्र 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मात्र 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर में श्योपुर है, तीसरे नंबर में पन्ना है, चौथे नंबर में सिवनी, बैतूल, रायसेन, तीनों को ले लो, है ना। चौथे नंबर में क्या है? सिवनी हो गया, बैतूल हो गया, रायसेन, ये तीनों को बोल सकते हैं अपन, क्योंकि यहाँ का कम है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है डिंडोरी। डायरेक्ट क्वेश्चन वनडे एग्जाम में आता है। सर्वाधिक पूछेगा भोपाल, न्यूनतम पूछेगा डिंडोरी 94। 4 कम से कम याद रखना है। डिंडोरी हो गया, श्योपुर, पन्ना और सिवनी, बैतूल, रायसेन। आगे चलते हैं अपन। अब आगे बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या होता है? जब किसी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो जाए, आवश्यकता से अधिक हो जाए तो उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। 10 साल में उस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी बोल रही है, उसे ही 10 की जनसंख्या वृद्धि दर या जनसंख्या वृद्धि दर के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं इंदौर। इंदौर ऐसा जिला है जहां की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? तो 32.88% सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है, 32.88%। दूसरे नंबर में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है झाबुआ, तीसरे में भोपाल है, चौथे में सिंगरौली है।
सिंगरौली सिंगरौली की यानी जनसंख्या वृद्धि दर, यानी जनसंख्या कहाँ ज़्यादा बढ़ रही है वो बात हो रही है दोस्तों, वृद्धि कहाँ हो रही है जनसंख्या की। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है अनूपपुर, अनूपपुर में बढ़च नहीं रही है। दूसरे नंबर में बैतूल, तीसरे नंबर में छिंदवाड़ा, चौथे नंबर में मंदसौर आता है, चौथे नंबर में मंदसौर। तो ये कम से कम 4 तो अपने को पता होना। तो क्या समझ में आया यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर से क्या समझ में आया कि इसको हम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर भी कहते हैं, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, है ना। जो कितनी है 10 की जनसंख्या वृद्धि दर अपने मध्य प्रदेश की 20.35% है। 10 साल में कितनी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, 20.35% है। तो यहाँ पे हमने देखे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला इंदौर है, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला अनूपपुर है। क्रम भी याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं साक्षरता दर, जिसे लिटरेसी रेट के नाम से जाना जाता है। तो साक्षरता का मतलब क्या होता है दोस्तों, 7 वर्ष या उससे आयु की कुल जनसंख्या में साक्षरों की प्रतिशत जनसंख्या को, नहीं, साक्षरों का प्रतिशत जनसंख्या को साक्षरता दर कहते हैं। साक्षरता दर यानी पूरी जनसंख्या में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, है ना। साक्षरता दर का मतलब होता है साक्षरों की संख्या अपान 7 वर्ष से अधिक। याद रखना है, साक्षरता दर में 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या को गिना जाता है, मल्टीप्लाई 100 करते हैं, ये फार्मूला है उसका, उससे निकाला जाता है। 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.32% है। 69.32% है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 70% है। 70% ऑप्शन देगा तो 70 लगाना है, ये पूरा ऑप्शन देगा तो पूरा लगाना है। तो साक्षरता दर समझ में आ गया क्या, साक्षरता दर क्या है ना। यहाँ पे ये बात हुई है सर्वाधिक साक्षर मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है दोस्तों, तो इतनी है। समझ में आ गया। कुल साक्षरता मध्य प्रदेश की कितनी है पूछेगा, कुल साक्षरता मध्य प्रदेश की कितनी है, 69.32%, जिसको हम 70% बोल सकते हैं। पुरुष साक्षरता कितनी है दोस्तों अपने यहाँ, तो पुरुष साक्षरता है 78.7%, 78.7%, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं 80%। पुरुष साक्षरता 80% है। महिला साक्षरता कितनी है, तो 59.2%, हम इसको 60% बोल सकते हैं। तो ये है जो ऊपर वाले मैंने लिखाया हूँ, ये पुरुष साक्षरता है, और नीचे वाली जो लिखाया हूँ ये महिला साक्षरता है दोस्तों। तो इन दोनों को याद रखना है, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता, इन दोनों को याद रखना है। कुल कितनी है, तो 69.3%, जिसको हम 70% बोल सकते हैं। पुरुष की कितनी है, तो 80%, महिलाओं की कितनी है, 60%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार का रिकॉर्ड है। 2011 की रिपोर्ट के अनुसार कुल साक्षरता इतनी है, ये पूछी जाती है, याद रखना है। अब देखो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है दोस्तों जबलपुर का जो लिटरेसी रेट है कितना है, 81.1%, है ना। सर्वाधिक साक्षर जिला है जबलपुर। दूसरे नंबर में सर्वाधिक साक्षर जिला है इंदौर, तीसरे नंबर में सर्वाधिक साक्षर जिला है भोपाल, चौथे नंबर में सर्वाधिक साक्षर जिला है बालाहाट। बालाहाट भी कम नहीं है, बालाहाट का नंबर भी लगता है ना। तो सर्वाधिक साक्षर जिला है जबलपुर, दूसरे नंबर का साक्षर जिला है इंदौर, तीसरे नंबर का सर्वाधिक साक्षर जिला है भोपाल, चौथे नंबर का सर्वाधिक साक्षर जिला है बालाहाट। दोस्तों समझ में आ गया, बालाहाट। तो 4 कम से कम अपने को पता होना। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले में है अलीराजपुर पहला, न्यूनतम साक्षर वाले जिले है अलीराजपुर का मात्र 36.1% है, 36.1%। उसके बाद दूसरे नंबर का न्यूनतम साक्षर जिला है झाबुआ, तीसरे नंबर का न्यूनतम साक्षर जिला है बड़वानी, है ना। न्यूनतम साक्षर जिला है बड़वानी। इसके बाद चौथे नंबर का कौन सा है, बोले हम चौथा तो सेवपुर, न्यूनतम साक्षर जिला है सेवपुर। 4 कम से कम अपने को पता होना। सर्वाधिक साक्षर पूछेगा तो जबलपुर, न्यूनतम साक्षर पूछेगा तो अलीराजपुर। सर्वाधिक साक्षर का क्रम याद रख लो, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाहाट। न्यूनतम साक्षर का क्रम याद रख लो, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी और सेवपुर। आ गया। पुरुष साक्षरता की बात करेंगे, मैंने अभी बताया था कुल साक्षरता कितनी है, अब बात हो रही है पुरुष साक्षरता की। तो पुरुष साक्षरता 78.73%, तो 78.73% है, तो इसको हम 80% बोल सकते हैं। पुरुष साक्षरता कितनी है, 80%। 80% ऑप्शन देगा तो 80 लगाना है, ये देगा तो ये लगाना है ना। महिला साक्षरता दर कितनी है, तो महिला साक्षरता है 59.24%, तो इसको हम 60% बोल सकते हैं। 60 देगा तो 60 लगाना है, इतना देगा तो इतना लगाना है।
अब पुरुष साक्षरता दर में हम बात करेंगे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किस जिले में? जबलपुर में है दोस्तों, 87.29%। दूसरे नंबर में इंदौर में है, तीसरे में भोपाल है, तीसरे में क्या है? भोपाल है। तो यहाँ से क्या समझ में आया अपने को? यहाँ से ये समझ में आया कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिला कौन सा था? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले में किसका नाम आता है? जबलपुर का। दूसरा इंदौर, तीसरा भोपाल, है ना। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में जबलपुर, इंदौर और भोपाल। सर्वाधिक पुरुष साक्षर वाला जिला पूछेगा जबलपुर, इंदौर और भोपाल। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। बस इतना याद रखना है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है जबलपुर, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है अलीराजपुर, है ना। ये समझ में आ गया क्या? इसका प्रतिशत देख लो और इसका देख लो। महिला साक्षरता की बात करेंगे, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है भोपाल दोस्तों, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया कई बार आया। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? यानी सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है भोपाल, है ना। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है जबलपुर, लेकिन सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है भोपाल। दूसरे नंबर में जबलपुर है, तीसरे नंबर में इंदौर है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। इसका मतलब न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला दोनों वाला जिला है अलीराजपुर। दोनों में कौन सा है? न्यूनतम पुरुष साक्षरता में और न्यूनतम महिला साक्षरता में, दोनों में सबसे कम कौन सा है? अलीराजपुर जिला है ना। दोनों में है अलीराजपुर। तो ये समझ में आ गया। देखो ये क्रम और ये क्रम सेम है, समझ में आ रहा होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं, है ना। बात करेंगे अब हम, ये समझ में आया ना। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला पूछेगा तो भोपाल। पुरुष साक्षरता में कौन सा है सर्वाधिक? जबलपुर। न्यूनतम में पुरुष और महिला दोनों में है अलीराजपुर। नागरीकरण देखेंगे, नगरीकरण सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला है भोपाल दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आया कई एग्जामों में। यानी सर्वाधिक नगर किस क्षेत्र में है? नगर वाला कौन सा है? तो भोपाल है। भोपाल में 18.9% है। भोपाल में क्या है? 18.9% है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पूछेगा तो भोपाल, प्रतिशत की दृष्टि से। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला भी पूछेगा तो भोपाल है, प्रतिशत की दृष्टि से। दूसरे नंबर में इंदौर है, तीसरे नंबर में क्या है? ग्वालियर। क्रम याद रख सकते हैं, नहीं तो यही पूछा गया है अभी तक के। सर्वाधिक नगरीकृत या नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? भोपाल। क्वेश्चन एक बार ऐसा भी पूछा है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा है? तो भोपाल है ना। न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला पूछेगा। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला भी डिंडोरी है दोस्तों। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, नगरीय जनसंख्या वाला जिला भी डिंडोरी है। नगरीय जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला नगर में जो निवास करने वाली जनसंख्या भोपाल में है और सबसे कम डिंडोरी में है। न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला है डिंडोरी, दूसरे नंबर में अलीराजपुर, तीसरे नंबर में सीधी। तो इसको एक बार इसको और इसको देखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। ये क्वेश्चन आया है क्योंकि भोपाल वाला कई बार पूछा जाता है। सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशत वाला जिला है भोपाल, न्यूनतम पूछेगा डिंडोरी। अब हम देखते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या से संबंधित फैक्ट, है ना। इनको देख लेते हैं, पटाख से इंपॉर्टेंट है। देखो अब डिस्कस कर लेते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। अनुसूचित का मतलब क्या होता है दोस्तों? अनुसूचित शब्द का अर्थ होता है किसी अनुसूची में शामिल या निर्दिष्ट किया गया हो। 1950 में जब भारत के संविधान की कुल 12 अनुसूचियां थी, है ना, यानी संविधान में जब 8 अनुसूचियां थी, अब 12 है। तो क्या हुआ था उस टाइम पे जब अनुसूचित जाति और जनजाति को भारत के संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में मान्यता दी गई थी। इसीलिए अनुसूचित जाति और जनजाति को अनुसूचित कहते हैं। इसीलिए अनुसूचित जाति और जनजाति को अनुसूचित कहते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति, है ना। तो देखो, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले बात करेंगे हम संविधान में परिभाषित। तो संविधान का अनुच्छेद 366 के 24 में 366 के 24 में एससी को यानी अनुसूचित जाति को परिभाषित किया गया है। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट को परिभाषित किया गया, याद रखना है, यह अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है।
अनुच्छेद 366 के 24 में एससी को और अनुच्छेद 366 के 25 में एसटी को, एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का मतलब जनजाति है ना, तो शेड्यूल्ड ट्राइब को किया गया है 366-25 में और एससी को किया गया 24 में। तो ये याद रखना 24 में एससी है, पहले एससी है फिर एसटी है ना, पहले एससी है फिर एसटी है। तो ये समझ में आ गया, दोनों अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है एसटी और एससी को, एसटी और एससी को परिभाषित किया गया है ना। और संविधान में वर्णित कहाँ है, तो संविधान में वर्णित है अनुच्छेद 341 में एससी और 342 में एसटी है ना। वर्णित, ये यहाँ पे इनके बारे में वर्णित किया गया है, इनको परिभाषा बताई गई है ऊपर वाले में, नीचे वाले में वर्णित किया गया है कि ये किनको माना जाएगा, और ऊपर वाले में ये बताया गया है इनको परिभाषित की, इनको कौन, इनकी परिभाषा क्या है, ये कहाँ निवास करते थे, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, उनके बारे में बताया गया। समझ में आ गया। मध्य प्रदेश में जनसंख्या देख लेते हैं, तो अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 15.6%, ये एससी का प्रतिशत है, यानी इतने परसेंट एससी है अपने मध्य प्रदेश में, इतने परसेंट एससी है दोस्तों अपने मध्य प्रदेश में 15.6%। एसटी कितने, तो एसटी ज़्यादा है थोड़े से 21.1% ये एसटी हैं, 21.1% एसटी है और 15.6% एससी है, 21.1% एसटी है। ये दोनों प्रतिशत परीक्षा में पूछा जाता है ना। एससी का प्रतिशत पूछेगा तो ये लगाना है, एसटी का प्रतिशत पूछेगा तो ये लगाना है, इतने परसेंट हैं अपने यहाँ, तो ये दोनों प्रतिशत को याद रखने की बनती है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तो सर्वाधिक जनसंख्या है एससी की इंदौर में, प्रतिशत में पूछा जाएगा तो उज्जैन में है, प्रतिशत में पूछा जाएगा तो उज्जैन में है। सर्वाधिक एसटी की जनसंख्या धार में है, प्रतिशत में पूछा जाएगा तो अलीराजपुर में है ना। न्यूनतम जनसंख्या एससी की कहाँ पर है, तो झाबुआ में है, क्योंकि झाबुआ में एससी की जनसंख्या कम है दोस्तों, क्यों, काहे कि वहाँ एसटी ज़्यादा है, एसटी ज़्यादा है इसलिए एससी कम है ना। तो न्यूनतम जनसंख्या एससी की कहाँ पे है, झाबुआ में, और एसटी की न्यूनतम कहाँ पर है, भिंड में, एसटी की न्यूनतम कहाँ पर है, भिंड में। तो ये दोनों फैक्ट में कंफ्यूज नहीं होना है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं वनडे एग्जाम में। मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त कुल जातियाँ कितनी है, 48, और एसटी कितनी है, जनजाति कितनी है, 43। 48 है और 43 है, 48 है और 43 है, याद रखना 48 एससी है, 43 एसटी है। अब अनुसूचित जाति को देख लो, यहाँ नोट लिखा है, देख लेते हैं एक बार। 2003 में कीर, मीना और पारधी को अनुसूचित जनजाति वर्ग से हटा दिया गया दोस्तों। 2003 में क्या हुआ, कीर नाम की जनजाति थी, कीर, मीना और पारधी को अनुसूचित जनजाति वर्ग से हटा दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या वाले जिले हैं इंदौर, दूसरे नंबर में उज्जैन है, तीसरे नंबर में सागर है दोस्तों। तो एक क्रम याद रखना है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले, जाति जनसंख्या वाले जिले हैं इंदौर, उज्जैन और सागर। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले हैं झाबुआ, अलीराजपुर और डिंडोरी, झाबुआ, अलीराजपुर और डिंडोरी। अब देखिए इसी में एक बार जनसंख्या में होता है और एक बार प्रतिशत की दृष्टि से होता है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है उज्जैन, दूसरे नंबर में दतिया, तीसरे नंबर में टीकमगढ़, है ना। तो जनसंख्या में क्या है, इंदौर, और प्रतिशत में है उज्जैन। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है झाबुआ, दूसरे नंबर में अलीराजपुर है, तीसरे नंबर में मंडला है। तो ये कम से कम अपने को पता होना, झाबुआ, अलीराजपुर और मंडला। तो समझ में आ गया, यहाँ से यही क्वेश्चन बनते हैं बस। तो समझ में आ गया दोस्तों, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है इंदौर, प्रतिशत में है उज्जैन। न्यूनतम जनसंख्या जाति जनसंख्या वाला जिला है झाबुआ, प्रतिशत में है झाबुआ, है ना। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन अनुसूचित जनजाति की। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है धार, प्रतिशत में है अलीराजपुर, जनसंख्या में धार, प्रतिशत में है अलीराजपुर। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है भिंड, प्रतिशत में भी भिंड ही है, जनसंख्या में भी भिंड है, प्रतिशत में भी भिंड है। समझ में आ गया। यहाँ पे क्या है, जनसंख्या वाला सर्वाधिक में धार है और प्रतिशत में अलीराजपुर है। अब देखते हैं अपन क्रम की बात। तो धार है, फिर बड़वानी है, फिर झाबुआ है। यहाँ पे अलीराजपुर है, फिर झाबुआ है, फिर बड़वानी है। उसके बाद यहाँ पे न्यूनतम में देखेंगे तो भिंड है, दतिया और मुरैना है। फिर न्यूनतम में देखेंगे तो भिंड है, मुरैना है, दतिया है। तो ये समझ में आया क्या। वनडे एग्जाम में तो ऐसे ही पूछा जाता है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला जनसंख्या वाला है धार, प्रतिशत वाला है अलीराजपुर। न्यूनतम पूछेगा तो भिंड, भिंड, खत्म। संभाग की बात कर लेते हैं अब। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है इंदौर,
याद रखना है। देखो, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है इंदौर, जनसंख्या, लेकिन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है जबलपुर, है ना। एरिया वाइज देखेंगे तो जबलपुर है, जनसंख्या वाइज देखेंगे तो इंदौर है। कोई दिक्कत इसमें जो बोल के बताया मैं? तो समझ में आ गया। सर्वाधिक जनसंख्या वाले संभाग है इंदौर, दूसरे नंबर में जबलपुर है, तीसरे नंबर में उज्जैन है। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है शहडोल, नर्मदापुरम और चंबल। शहडोल, नर्मदापुरम और चंबल, है ना। क्वेश्चन आता है एरिया वाइज सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर। एरिया वाइज सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो नर्मदापुरम। समझ में आ गया। एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर और सबसे छोटा है नर्मदापुरम। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है इंदौर, सबसे छोटा है शहडोल। इतना याद रखो दोस्तों, काम खत्म। तो इस तरीके से हमारा वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, मध्य प्रदेश में जनसंख्या, है ना, जनगणना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट भी किया करें। धन्यवाद।